नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आपके बीच फिर एक नए चैप्टर अध्याय 3 भाग 1 लेकर पहला आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि मानव में किस प्रकार से जनन होता है। ठीक है, ये आपका अध्याय 3 है, जिसमें भाग पहला मानव जनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किस प्रकार से मनुष्य में जो होता है रिप्रोडक्शन की क्रिया या जनन की क्रिया किस प्रकार होती है और वो किस प्रकार से जनन क्रिया के द्वारा जो है नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन में, जिसमें पहले हम जानेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको जनन चैप्टर, जब पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उसमें जिक्र किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था अलैंगिक जनन जिस भी जीव में होता है, तो उसमें जो है ना तो युग्मक निर्माण होता है और ना तो जब युग्मक निर्माण ही नहीं होगा तो युग्मक संलयन क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था। लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे किसमें, लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के बारे में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंगिक जनन होता है, यह मानव में बताए गए अनुसार ही जनन की क्रिया होती है। कि इसका मतलब कि मनुष्य यह जानता है कि किस प्रकार से जनन क्रिया होगी और किस प्रकार से एक नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। ठीक है, तो यह जो है जितने भी एनिमल होते हैं उनके बताए गए अनुसार जो होता है जनन की क्रिया, इनमें पूर्ण होती है। और किसके द्वारा? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मानव में बताए गए जनन के अनुसार ही जनन होता है। इसमें जो युग्मक होते हैं वह आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं, मतलब हैप्लॉयड होते हैं। और जब वही युग्मक जो है आपस में दोनों, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो यह डिप्लॉयड हो जाते हैं। और इसके पश्चात जो होता है क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, और वही जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, और उस भ्रूण से एक नए जीव या एक नए संतति की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कि जनन क्या होता है। मानव में जनन बताए गए अनुसार होता है, जिसमें आगुणित युग्मकों एप्लॉयड, मतलब n आगुणित युग्मकों एप्लॉयड के द्वारा जब नर युग्मक मतलब मेल गैमेट, ठीक है, और मादा युग्मक फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित हो जाते हैं। द्विगुणित, डिप्लॉयड मतलब 2n प्लॉयड, द्विगुणित होकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज
मतलब जाइगोट बनाते हैं, और यह जाइगोट डेवलप करके भ्रूण बनाता है। भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है, और भ्रूण से क्या बनता है? नए संतान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो लैंगिक जनन में क्रिया होती है यह मानव में जनन बताए गए अनुसार होता है, और इसमें जो होता है अगुणित युग्मकों, ठीक है, मतलब जब तक नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में नहीं मिलेंगे तब तक वह द्विगुणित नहीं होंगे। इसका मतलब कि जब नर युग्मक अकेला हो और मादा युग्मक अकेला हो तो वह क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है। तो जब वह दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? डिप्लॉयड हो जाते हैं, मतलब द्विगुणित हो जाते हैं, और द्विगुणित होकर वह क्या बना लेते हैं? जाइगोट बनाते हैं, मतलब युग्मनज बनाते हैं, और वही युग्मनज के द्वारा क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और उस भ्रूण के द्वारा क्या बनते हैं? एक नए जीव, एक नए संतति की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। फिर वही जो जीव होता है उसमें वृद्धि एवं विकास मतलब डेवलप करके फिर वह जनन की योग्य हो जाता है, और फिर वह जो है जनन करके फिर वह क्या करता है? एक नए जीव की उत्पत्ति कर जाता है। ठीक है। तो इसके पश्चात जैसे मैंने क्या कहा, यह क्या है? नर मतलब मेल, ठीक है, और ये क्या है? मादा, ठीक है, फीमेल, ठीक है। अब जिसमें नर से क्या बनते हैं? नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक मतलब मेल गैमेट, ठीक है, और इससे क्या बनता है? मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट, ठीक है। मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। और मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं? अंडाणु, ठीक है, अंडाणु मतलब ओवम, ठीक है। अब जब यही नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो यह क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, मतलब जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाते हैं, और यह जाइगोट आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, मतलब एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और यह भ्रूण के द्वारा क्या होता है? नए जीव की या नए संतति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब जिसमें जब यह शुक्राणु और अंडाणु अलग अलग होते हैं, जब यह क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं, और जब यही दोनों आपस में मिल जाते हैं, कब? फर्टिलाइजेशन क्रिया, फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब दोनों आपस में मिलकर संलयन हो जाते हैं, तब यह क्या बनाते हैं? युग्मनज जाइगोट बना लेते हैं, और इनके द्वारा क्या होता है? भ्रूण एम्ब्रियो बनता है, जिससे नए संतति की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। मैंने क्या कहा कि नर युग्मक मतलब नर मेल और मादा फीमेल, जब यह जो है नर और मादा आपस में मिलते हैं, मतलब नर से नर युग्मक मेल गैमेट और मादा से मादा युग्मक, जिसको हम नर युग्मक को हम शुक्राणु बोलते हैं और मादा युग्मक अंडाणु बोलते हैं, जब यह दोनों आपस में मिलते हैं, संलयन हो जाते हैं, तो इससे क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट बनता है, भ्रूण, उसके बाद क्या बनता है? नया संतान का जन्म होता है। जैसे ये क्या है? यह एन, और ये क्या है? ये एन, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं यह क्या होते हैं? 2n, मतलब यह भी हैप्लॉइड है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? 2n हो जाता है, मतलब n + n = 2n, ठीक है। अब बात समझ में। अब जिसमें
मनुष्यों में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। अब जिसमें यह जोड़ी में कितने होते हैं? 23 जोड़ी में होते हैं। ठीक है। किसमें होते हैं? 23 जोड़ी में होते हैं। ठीक है। जब यह अलग अलग मतलब 23 जोड़ी में होते हैं, जब यह दोनों आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन क्रिया करते हैं, तो उसके बाद जब नर युग्मक मतलब युग्मज बनाता है, तो यह दोनों जोड़ी मिलकर आपस में कितना हो जाते हैं? 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो है मतलब एक नए संतान में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नर में 46 गुणसूत्र है और मादा में 46 गुणसूत्र है, और जब 46 गुणसूत्र दोनों एक साथ जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? मतलब नए संतान में लगभग 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब वह जोड़ी में जाता है। ठीक है। और यह जोड़ी में जाकर दोनों में क्या होते हैं? एक नए संतान में जब जन्म लेता है तो उसमें भी कितने? 46 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इनके संतान होते हैं, याद रखेंगे, इनमें किसी भी मतलब इनमें यह अपने जनक के समान नहीं होते। ठीक है। मतलब यह क्लोन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें अलग अलग गुणसूत्र होने की वजह से मतलब क्या कि जो मनुष्य होता है उसमें 99.9% जो डीएनए होता है क्या होता है? समान होता है। और कितना? 0.1% डीएनए क्या होता है? असमान होता है। असमान क्या होता है? असमान होता है। और इन्हीं असमानता की ही वजह से जो होता है, इनके जो संतान होते हैं इनमें क्या मिलता है देखने को? मतलब थोड़ा बहुत हमको अंतर मिल जाता है, आई बात समझ में। लेकिन हम फिर भी कहते हैं देखो, यह जो है पापा का मिल रहा है, मम्मी का मिल रहा है, मतलब यह गुणसूत्र पे निर्भर होता है। लेकिन उनके मतलब जो नर और मादा होते हैं ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की वजह से वह समान होता है। मतलब 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह क्या होता है? सबका समान होता है। लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह क्या होता है? असमान होता है। इसी के द्वारा लिंग निर्धारण हो जाता है, मतलब नर और मादा में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या था? लैंगिक जनन के बारे में था। ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में लैंगिक जनन के आवश्यक चरण। ठीक है। एसेंशियल स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है। चलिए उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। ठीक है। जंतुओं में लैंगिक जनन के आवश्यक चरण। ठीक है। एसेंशियल स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है। एसेंशियल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है। इन एनिमल एसेंशियल इन एनिमल इसमें क्या है कि इसमें जो होता है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगभग मतलब प्रमुख 3 चरण होते हैं। ठीक है। जंतुओं में लैंगिक जनन के आवश्यक चरण जो होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं।
मैंने इसको बताया था उसमें जन्म में ही कौन कौन से चरण, मतलब निषेचन, पूर्व घटना और निषेचन, और उसके बाद में निषेचन पश्च घटना। ठीक है, 3 घटनाओं के बारे में बताया था। तो इसमें प्रमुख 3 घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, इनमें मुख्यतः 3 प्रमुख घटनाएं घटित होती है। कौन कौन से? पहला है निषेचन, पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, दूसरा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? 3 प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन से? निषेचन, पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और कौन सा होता है? निषेचन फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या होता है? निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, आई बात समझ में? तो लैंगिक जनन के अंतर्गत जो होता है प्रमुख 3 घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, कौन कौन से? निषेचन, पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, और निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए हम लोग जानते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन से घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो होता है निषेचन पूर्व घटना में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें मुख्यतः 2 घटनाएं घटित होती हैं। याद रखेंगे कितनी घटनाएं? 2 घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन से? इसमें क्या होता है कि युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण, मतलब गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें मुख्यतः 2 घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 घटनाएं घटित होती है। कौन कौन सी? पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर। अब इसमें यह देखना है कि इसमें क्या होता है जब युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इसका नर युग्मक स्पर्म का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण जब निर्माण हो जाता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण, मतलब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि नर युग्मक मतलब युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस क्या है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, युग्मक गैमेटोजेनेसिस में जब इसमें क्या होता है कि यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, क्या हो, मादा युग्मक जब नर युग्मक गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह जो है दो प्रकार का होता है, क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, यह दो प्रकार का होता है। यहाँ ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक लिखना, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसे हम युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह जेनेसिस कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला शुक्राणु जनन, ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अंडाणु जनन, ठीक है, oogenesis, ठीक है, ये था इसमें, किसमें, युग्मक जनन में, ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, कैसे, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन oogenesis। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है नर युग्मक, ठीक है, इसमें नर युग्मक इसका शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, अंडाणु जनन में इसमें मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक इसका अंडाणु मादा युग्मक अंडाणु मतलब मेल गैमेट या ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, आई बात समझ में, क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, युग्मक जनन के बारे में, ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन मतलब oogenesis। इसमें क्या होता है कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है और इसमें मादा युग्मक अंडाणु मतलब ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे एक नए भाग में। बस आज इतना ही। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा थोड़ा सा कि मानव में
जनन किस प्रकार से होता है, तो पहले हम लोग इसमें जानेंगे किस प्रकार से इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम समझेंगे किस प्रकार से इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आज था थोड़ा सा इसमें मतलब लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम एक अगली वीडियो के साथ एक नए भाग में लेकर। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।